जी नमस्कार। वातायन की इस संगोष्ठी में, वर्चुअल संगोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले तकरीबन 2.5 वर्षों से वातायन की यह साप्ताहिक वर्चुअल संगोष्ठियां हो रही हैं, जिसमें अलग अलग साहित्य के, भाषा के और संस्कृति के कार्यक्रम हम लोग लेकर आते रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है निर्मला जैन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को शुभारंभ करूं, एक दुखद समाचार है कि प्रोफेसर श्याम मनोहर पांडे जी, जो वरिष्ठ प्राध्यापक और लेखक रहे हैं ब्रिटेन के, उनका अंतकाल हो गया पिछले सप्ताह। और हम इस मंच से प्रोफेसर श्याम मनोहर पांडे जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। आइए अब हम चलते हैं आज के इस आयोजन की ओर। आज निर्मला जैन जी, जो एक बहुत वरिष्ठ नाम है, बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य का, जो आलोचक और संपादक रही हैं, और आपकी चर्चित आत्मकथा जमाने में हम बहुत प्रचलित हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्राध्यापक और अध्यक्ष रही हैं। निर्मला जी का लेखन यात्रा बहुमुखी, गूढ़ आलोचनात्मक ग्रंथों से शुरू होकर विविध और सरस विषयों की ओर मुड़ती है। इनमें एडविना और नेहरू और सच, प्यार और थोड़ी सी शरारत जैसे अनुवाद तथा दिल्ली शहर दर शहर, कथा समय में 3 हमसफर जैसी मौलिक कृतियां शामिल हैं। अपने समय पर उनकी पैनी नजर और स्पर्शवादिता सदैव झलकती रही है। डॉक्टर जैन की कृतियों का ही नहीं, व्यक्तित्व में भी बहुत खूबियां रही हैं। और आज हम निर्मला जैन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात करेंगे, उनकी रचनाओं पर बात करेंगे। और हमारे बीच इस समय जुड़े हुए हैं हिंदी साहित्य के, हिंदी भाषा के, और विशेष रूप से बाल साहित्यकार के रूप में एक बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर दिव्यक रमेश जी। दिव्यक रमेश जी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं, बाल भारती सम्मान से, और अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से आप विभूषित रहे हैं। और दिव्यक रमेश जी हमारे वातायन के कार्यक्रमों में भी आते रहे हैं, और आज फिर आपका स्वागत है दिव्यक जी। तो सबसे पहले हम दिव्यक जी से ही निवेदन करेंगे कि आप आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करें और निर्मला जैन जी के विषय में अपनी बात रखें। डॉक्टर दिव्यक रमेश जी। दिव्यक जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें अपने आप को। आप अभी भी म्यूट हैं दिव्यक जी जी। जी हाँ, अब जी जी आपकी जी। आवाज आ रही है, अब आपकी चलिए, आवाज आ तो ये तकनीकी का अपना खूबी है और थोड़ा सा व्यवधान भी है। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, जो यहाँ भागीदार हैं उनका भी, और जो दूर से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को उनका भी। सबसे पहले मैं वातायन का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम में जोड़ा है मुझे। मेरे लिए भावनात्मक दृष्टि से आदर से भरा हुआ है, श्रद्धा से भरा हुआ है। प्रोफेसर निर्मला जैन मेरी अध्यापक रही हैं, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब मैंने कुछ पहले सितंबर में वायन के ही पटल पर यह अनुरोध किया था कि प्रोफेसर निर्मला जैन पर कार्यक्रम होना चाहिए, तो उसका एक प्रतिफल है कि आज ये कार्यक्रम हो रहा है। अक्टूबर, हम सब जानते हैं, प्रोफेसर निर्मला जैन का जन्म माह है। और अ, ये 28 तारीख कहा गया, लेकिन उनकी पुस्तकों पर मैंने देखा 31 अक्टूबर उनकी जन्म तिथि रखी गई है। बहरहाल, सबसे पहले तो क्योंकि जन्म माह है, तो मैं प्रोफेसर निर्मला जैन, जो मेरी गुरु भी हैं, संरक्षक भी हैं, और साहित्य की तो बहुत बड़ी विदुषी हैं। और आपने ठीक कहा परमेश जी, कि वो अग्रिम पंक्ति की हिंदी की विद्वान, आलोचक और सृजनात्मक साहित्य भी उन्होंने लिखा है, उसकी लेखिका है। तो उन्हें जन्म माह के अवसर पर मैं हृदय से, अपनी ओर से, परिवार की ओर से, बल्कि सबकी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और ये दुआ करता हूँ कि उनका जो स्नेह और आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, वो एक लंबे समय तक मिलता रहे। देखिए,
प्रोफेसर निर्मला जैन जो है, मैंने इनको कई रूपों में देखा है। अध्यापक के रूप में देखा है, मैंने पारिवारिक संबंधों को निभाते हुए देखा है, उनके घर पर मेरा बहुत आना जाना रहा, तो उस समय उनके व्यक्तित्व को जानने का अवसर मिला। यही नहीं, जैसे बताया गया कि वो हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय का जो है उसमें प्रोफेसर भी रही और बाद में अध्यक्ष भी रही, तो प्रशासक के रूप में भी उनका एक बड़ा विशिष्ट महत्व रहा है। और मेरे लिए ये निजी तौर से सौभाग्य की बात रही कि जिस विश्वविद्यालय कॉलेज में बल्कि मैं प्राचार्य बना, वहाँ की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्ष या चेयरमैन भी वो रही हैं। उस नाते भी उन्हें करीब से जानने का मुझे अवसर मिला। मैं एक वाक्य में बता दूं कि प्रोफेसर निर्मला जैन से मैं बीए एमए में तो नहीं पढ़ा, जैसे कि मेरे और साथी जो यहाँ बैठे हैं, खास तौर से अर्चला, उनके बारे में पता है कि लेडी श्राम कॉलेज में वो थी। तो लेडी श्राम कॉलेज में मेरी पत्नी भी थी और उन्होंने हिंदी विशेष में ही एमए किया था और वो पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम रही थी। वो सबसे पहले उनकी शिष्या थी और बड़ी ही अ, अंतरंग शिष्या मैं कह सकता हूँ थी। यानी कि फिर हमारा जब विवाह हुआ तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनकी जो पुस्तक है उदात्त के विषय में, ये उन्होंने बाकायदा हमें भेंट की थी और लिखा था कि आयुष्मती प्रवीण और रमेश के लिए विवाह के शुभ अवसर पर अनंत शुभकामनाओं सहित। 21/1/72। इस बात को मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि तब तक कम से कम मेरे संस्कार नहीं थे कि ब्याह शादियों में पुस्तकें भेंट की जाए। फूल देते थे, कुछ और तरह के सामान देते थे, कुछ पैसा देते थे, लेकिन पुस्तक देना ये बहुत बड़ी बात मुझे लगी थी और आज तक मेरे पास ये सुरक्षित है। हम सब जानते हैं कि लेडी श्राम कॉलेज, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय की फिर अध्यक्ष बनी। ये उनकी जो यात्रा है, इस यात्रा में उनके अनेक विद्यार्थी रहे हैं और वो उन विद्यार्थियों में से बहुत सारे बहुत अच्छे पदों पर भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मुझे मालूम नहीं कि मुझे कितनी देर बोलना है या बार बार बोलना है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर निर्मला जैन की मैंने एक चीज ये देखी कि वो बहुत ही सुलभ लगती हैं, लेकिन उतनी सुलभ भी नहीं है। यानी कि ऐसा लगता है कि हम बड़े उनके करीब हैं, वो हमारे बड़े करीब हैं, लेकिन एक सीमावृत्त कह लीजिए, एक दायरा जो है वो हमेशा उनके आसपास बना रहता है। बल्कि मैं कहूं कि एक वो लाड़ लड़ाने वाली अनुशासन प्रिय माँ की तरह है। ऐसा नहीं है कि बस आपने सोच लिया कि आप उनके आत्मीय वृत्त में आ गए। आत्मीय वृत्त में आने के लिए कुछ कसौटियों पर उतरना पड़ता है उनकी, और एक बार अगर उनके उस आत्मीय वृत्त में आप आ गए तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह आपको मिलेगा। प्रोफेसर निर्मला जैन जो है पूर्णत्व में विश्वास करती, पूर्णत्व के कवि कहे गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। मैंने आलोचकों में, अध्यापक के रूप में, शैक्षणिक जगत में निर्मला जैन जैसा पूर्णत्व का प्रेमी नहीं देखा। हाँ, मैं पढ़ा हूँ प्रोफेसर नगेंद्र जी से भी, वो भी पूर्णत्व के बहुत प्रेमी थे, लेकिन प्रोफेसर निर्मला जैन तो एक जिसको कहते हैं कि हर्ष और दीर्घ मात्रा की भी अगर थोड़ी सी आपको आपसे लिखने में चूक हुई तो तुरंत पकड़ लेंगे। कोई संदर्भ आपने गलत दिया, मैंने उनके साथ असल में पीएचडी किया था। वो शोध बहुत ही प्रसिद्ध शोध हुआ है, उसके एडिशंस भी हुए हैं। तो उस समय मैंने देखा था कि एक एक शब्द को पढ़ना,
ये बड़ा जरूरी बात बता रहा हूँ कि मैंने खुद भी शोध कराए हैं, औरों को भी शोध ग्रंथ देखे हैं, और मैंने देखा है कि प्राय बस छोड़ दिया जाता है, लेकिन नहीं। प्रोफेसर निर्मला जैन, आपने अंग्रेजी किसी विद्वान का कोई उद्धरण उद्धृत किया है, तो जब तक वो पूरी तरह से स्वयं भी निश्चित नहीं हो जाती थी कि वो प्रामाणिक है, वो नहीं मानती थी। यही नहीं, अब जैसे हमारा होता है, हमारे लिए तो हमने जैसे किसी का मत जो है वहां पर दिया। प्रोफेसर निर्मला जैन को अगर लगता है कि उसका मत देने योग्य नहीं है, तो वो ना केवल कह देंगी, बल्कि लिख भी सकती है, नीति निर्भीक भी हो। क्यों कहेंगे कि इस मत को देने की आवश्यकता नहीं है? तो वो पूर्णत्व में विश्वास करती हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रोफेसर निर्मला जैन जो है, उनका विशेष रूप से जो काम था वो काव्य शास्त्र में था, रस सिद्धांत, सौंदर्य शास्त्र। ये जो किताब मैंने दिखाई, ये तो अनुवाद है उदात्त के विषय में। ये उदात्त के विषय में वो पुस्तक है जिससे पहली बार मैं प्रोफेसर निर्मला जैन के पास गया था। लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली कुछ लोगों में से हूं जिस पर प्रोफेसर निर्मला जैन ने एक भरा पूरा लेख लिखा, मेरे कृतित्व पे भी, मेरे व्यक्तित्व पे भी, जिसका शीर्षक है दिविक होने की सार्थकता। और एक पुस्तक है दिविक रमेश आलोचना की दहलीज पर, उसमें वो बड़ा सा लेख सुरक्षित है। मैं चाहूंगा उनकी शैली को बताने के लिए वहीं से उनके कुछ शब्द पढ़ूंगा, तो आपको पता चलेगा कि उनकी अभिव्यक्ति की जो शैली है, जो आलोचना में हो, चाहे वो संस्मरण में हो, वो कैसी है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं खासतौर से उनको बता रहा हूँ जो प्रोफेसर निर्मला जैन के साहित्य से बहुत अधिक परिचित नहीं है। आप देखिए, अ, ये मैं उन्हीं के शब्द कोट कर रहा हूँ, पद्मेश जी। हिंदी साहित्य की समकालीन कविता में जिस रचनाकार ने अपनी पहचान देविक रमेश के रूप में बनाई, उसे मैंने उनके विद्यार्थी जीवन में रमेश शर्मा के रूप में पहले पहल जाना। यह बात 1970 के आसपास की है। इससे पहले मैं लेडी श्री राम कॉलेज में से सहयोगी अध्यापक के रूप में विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं पढ़ाने जाती थी। इसलिए एमए के विद्यार्थी के रूप में किसी रमेश शर्मा की मेरे मन पर कोई छाप नहीं थी। रमेश सांध्यकालीन कक्षाओं के छात्र थे, और उन कक्षाओं से हम लोगों का विशेष संपर्क नहीं होता था। पर परीक्षा परिणाम निकलते ही उन विद्यार्थियों के नामों की जानकारी हो जाती थी जो प्रथम श्रेणी में पास होते थे, क्योंकि उस जमाने में प्रथम श्रेणी पाने का अर्थ था कॉलेज में तुरंत नियुक्ति। अगले ही वर्ष मेरी नियुक्ति विभाग में हो गई, और वे सभी विद्यार्थी ध्यान में रहने लगे जिनमें रचनात्मक ऊर्जा और साहित्यिक गतिविधियों को लेकर उत्साह था। विद्यार्थियों की संख्या कम थी। निस्वार्थ भाव से अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन की अपेक्षा करना बहुत स्वाभाविक था। हर बैच में कुछ गिने चुने विद्यार्थियों की रचना धर्मिता जोर मारती। कुछ में यह उत्साह कुछ महीनों तक चलता, कुछ और आगे 2-4 वर्षों तक कायम रहते, और उन्हीं के बीच से गिनी चुनी ऐसी समर्पित और निष्ठावान प्रतिभाएं उभरती जिनके लिए साहित्य रचना उनकी अध्यापन वृत्ति का सहवर्ती कर्म हो जाता। ऐसे कर्मठों के बीच भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में गुण और परिणाम दोनों दृष्टियों से निरंतरता बनाए रखी। इस दृष्टि से रमेश शायद अकेले हैं। याद नहीं आता कि जो टोली दिविक यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कवि के रूप में सक्रिय हुई थी, उनमें से आज किसी ने अपनी जीवन पर अपनी पकड़ उतनी मजबूती से कायम रखी हो जितनी रमेश ने बराबर बनाए रखी। वस्तुतः ऐसा करके उन्होंने अपने लेखकीय नाम दिविक को बखूबी सार्थक किया। मुझसे उनका निकट का परिचय शोध छात्र के रूप में हुआ। इस औपचारिक संबंध में पारिवारिकता का रंग इसलिए आ गया क्योंकि उनकी पत्नी प्रवीण लेडी श्री राम कॉलेज में मेरी छात्रा रही थी। ये मैंने खास तौर से पढ़ के सुनाया। देखिए, उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन प्रोफेसर निर्मला जैन जैसे उच्च दर्जे की जो विदुषी हैं, आलोचक हैं, अध्यापिका हैं, शैक्षणिक जगत में जिनका बहुत बड़ा नाम है, वो अपने शिष्य के बारे में इतना खुल के लिखती है, ये बहुत बड़ी बात। लेकिन यहाँ बता दूं मैं कि
आप उनके करीब हैं, उनके आत्मीय। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कोई भी छूट ले लें। छूट तो वो अपने गुरुओं को भी देती। मैं उनके घर जाता था, डॉक्टर नगेंद्र तक को वो बुक देती थी। मेरे सामने ही फोन आया और विजय देव नारायण शाही के बारे में कोई बात चल रही थी और डॉक्टर निर्मला जैन ने सीधे सीधे असहमति प्रकट कर दी। जिन्होंने उनको जाना है, जिन्होंने उनको, मैंने तो बहुत सुना है उनको गोष्ठियों में भी और सब जगह, वे स्पष्ट कहने में कभी नहीं चूकती। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि संबंध टूटे। संबंध उतना ही आत्मीय बनाए रखती है, लेकिन सही को सही कहना, गलत को गलत, उनसे सीखा जा सकता है। अब जैसे स्त्री विमर्श की बहुत बड़ी बात है, जिन लोगों ने उनके पढ़े हैं, कई किताबों में उनकी दृष्टि आती है, वो वहां पर भी उनकी दृष्टि बहुत वैसी है जैसे कि हमारे यहाँ कृष्णा सोपती की मिलती है, मृदुला गर्ग की मिलती है, चित्रा मुद्गल की मिलती है, नासरा शर्मा के यहाँ मिलती है। तो लगता है उन्हीं से प्रेरित होकर के दृष्टि बनी कि वो ये नहीं कि एक ही बार में सब कुछ को लताड़ के पुरुष को, या वो सचमुच में उन बिंदुओं को छूती है नारी विमर्श में भी, जिनकी वजह से नारी कमतर होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि पुरुष को जो है ना बिल्कुल लताड़ के भगा दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि हर बार में समतल दृष्टि से काम लेती है। आपको उनसे बड़ा, देखिए, बहुत लोग होते हैं जो सामने तो कहते हैं, लेकिन मेरे साथ तो खैर जैसे मैंने बताया, मैं उस पर लेख ही लिख दिया। लेकिन जिनको वो सही मानती है, जिनकी बातों को या जिन मुद्दों को, उनको पीठ पीछे भी वो कहती है और सामने तो कह ही देती है। और जिनको गलत मानती हैं वो पीठ पीछे भी कह सकती हैं और सामने भी कह सकती हैं। ये सब उनके संपर्क में जो आए, अब जब वो बात करती हैं बहुत लंबी लंबी बात करती हैं। आजकल थोड़ी सी कम हो गई हैं। खुशी की बात है कि पीछे कुछ महीनों पहले जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं आराम करती हूँ, मेरी चारपाई ही पर ही सब कुछ सामान आ जाता है, बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं, बहू बहुत ध्यान रखती है। वो अलग बात है, लेकिन सक्रियता बनी हुई है। यानी मैं इस बात से सबूत ये दूं कि मैंने 2 पुस्तकें भेजी। हम लोग प्राय आलसवश ये भी नहीं बताते कि हमारे पास पुस्तक पहुंच गई, लेकिन उन्होंने उलट पुलट कर देखा, उस पर प्रतिक्रिया दी। ये प्रोफेसर निर्मला जैन की ही खूबियां हैं, जिनसे हम बहुत प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने बता दिया आपको भाषा के बारे में। वो देखिए, हिंदी की भी विद्वान है, अंग्रेजी की भी विद्वान, और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है। और इसलिए लेकिन वो हिंदुस्तानी भाषा में, हिंदुस्तानी जो बोलचाल की भाषा है, उसकी हमेशा हिमायती रही। वो जो बहुत शुद्ध बुद्ध वाली जो भाषा है, उसको उसकी वो बहुत उनके दायरे की चीज नहीं है। इसी प्रकार से आओ भगत में कमाल की है। आपने जमाने में हम की बात की, सचमुच ये पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। इससे तो बहुत सारे संदर्भ ऐसे भी जानने को मिले, कम से कम मुझे, जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। जिस तरह से मैंने उनका एक समृद्ध, वैसे तो वो एक व्यापारी परिवार में जन्मी थी, और हमने जिस रूप में जब देखा उनको तो बहुत ही संपन्न तरीके से देखा। हालांकि उस संपन्नता का कोई अभिमान या गर्व, घमंड उनके मन में ऐसा नहीं है। बहुत अवभगत हर एक का जो उनके घर में पहुंच गया करती हैं। जमाने में हम में पहली बार मुझे पता चला कि प्रोफेसर निर्मला जैन भी बसों, डीटीसी की बसों में भी यात्रा कर सकती। पहली बार जाना कि वो एक बहुत अच्छी कुक जिसको कहते हैं वो भी है। यानी कि जब वो कोई एक आध बार सुना कि मैंने अपने हाथ से बनाया, तो ताज्जुब हुआ कि प्रोफेसर निर्मला जैन भी क्या रसोई में जा सकते। तो ये जमाने में हमने बहुत सारी चीजें, और उन्होंने वहां पर भी कुछ शिष्यों के साथ मुझे भी किसी सिलसिले में उद्धृत किया है। एक बात जो समझ लीजिए कि अ, अपनी इस प्रसंग को खत्म करने से पहले बता दूं कि प्रोफेसर निर्मला जैन
यूं तो मैंने देखा है किसी के लिए भी मदद करने के लिए तत्पर रहती है। हालांकि जिसकी वो आलोचना है उसके लिए भी वो निर्भीक ढंग से बिल्कुल साफ तौर पे कह सकती है वो गलत है। लेकिन मैंने उनको अपने संदर्भ में भी इस कदर सहयोग करते हुए देखा है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं बस बता दूं, देखिए, संस्कृति और सिफारिश दोनों के महीन अंतर को बखूबी समझती हैं प्रोफेसर निर्मला जैन। और वो संस्कृत जो करती है, सिफारिश में उनका विश्वास नहीं है। और जमाने में हमें तो उसने उन्होंने लिखा कि मैंने स्वयं अपने लिए कभी सिफारिश करना पसंद नहीं किया, और ये बात सही है प्रोफेसर निर्मला जैन के बारे में। वो चाहती, उन्होंने अपने बच्चों को हिंदी जगत में नहीं आने दिया। उसका संकेत यहाँ भी मिलता है, उनकी बातों में मिलता है। उन्होंने कभी भी एक स्तर से आगे बढ़ करके ये नहीं चाहा कि मैं मेरे प्रभाव के कारण से मेरे बच्चों को ये मिल जाए वो मिल जाए। गुणवत्ता पे उनकी हमेशा गुणवत्ता पर बल रहा है। अगर आप में उनकी कसौटी पर जो गुणवत्ता है उसके उसमें एक बार आ गए तो फिर कहीं भी जाए। मैं बता दूं कि जब प्राचार्य पद का सिलसिला चल रहा था तो स्वयं उन्होंने कहा कि अरे तुम तो इसके योग्य, चलो। और वो एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे प्रोफेसर के पास ले गई, नाम नहीं बताना चाहता मैं अभी, और वहां जाके कहा कि ये इनसे योग्य मुझे तो कोई शिक्षक नजर नहीं आता, इन इन और इनमें जो कैंडिडेट्स हैं। मैं चौंक गया कि प्रोफेसर निर्मला जैन ऐसा भी, वैसे डॉक्टर नगेंद्र भी बहुत मदद करते थे अगर उनकी नजर में आप चढ़ गए तो। लेकिन प्रोफेसर निर्मला जैन को भी मैंने देखा है कि हर क्षण हर जगह वो मदद के लिए तत्पर हो जाएंगी अगर उनको लगता है कि मदद करनी चाहिए। और आपको ये एहसास नहीं करेंगे कि वो मदद करके आप पर कोई एहसान कर रहे हैं। वो यही कहेंगी कि आप इसके योग्य हैं, इसलिए मैं इसकी मदद कर रही हूँ। उसके बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। मैंने तो एक पूरा लेख लिखा है, इन पर एक विशेषांक आने वाला है, एक पत्रिका विशेष का। मुझे खुशी है। लेकिन देखिए, सोवियत नेहरू पुरस्कार इनको मिला है, साहित्य अकेडमी के अनुवाद का पुरस्कार, इनका अनुवाद, इनकी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो मिला है। और केंद्रीय संस्थान वगैरह पुरस्कार मिले हैं। लेकिन ये हिंदी जगत का मैं क्या कहूँ, मैंने तो साफ में बोल देता हूँ, कह देता हूँ, प्रोफेसर निर्मला जैन निश्चित रूप से बड़े से बड़े पुरस्कार की हकदार हैं। वो तो कहने नहीं आएंगी मुझे दे दो। और ये हम लोगों का जो उनकी योग्यता, उनके शिष्य हैं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जी। कि उनको जमाने जमाने पे हम पर जरूर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल जाना चाहिए था, व्यास सम्मान, और मैं तो कहता हूँ ज्ञानपीठ सम्मान भी मिल जाना चाहिए था। अकेली महिला आलोचक हैं। जी दिव्य जी, आपकी आवाज अब टूट रही है और समय भी हो गया है, तो प्रयास करते हैं। आपकी आवाज बंद हो गई है। म्यूट हो गया था तो जी जी। मैं जो बात मैंने कही वो काफी कह चुका हूँ। तो जी हाँ, मैं जी हाँ। तो यही है कि उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और यही आशा करता हूँ कि उनका स्नेह आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य जी। आपने निर्मला जी के व्यक्तित्व को हम सबसे आज अवगत कराया, और हमें निर्मला जी को बहुत नजदीक से जैसे जानने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य जी। आइए हम चलते हैं। मीरा मिश्रा कौशिक जी आज वक्ता के रूप में आ नहीं पाई हैं, लेकिन उनका संदेश है, उनका वक्तव्य है, जो हमारी वातायन की बहुत सक्रिय सदस्य और श्रेष्ठ कवित्री तिथि दानी जी प्रस्तुत करेंगी। तिथि, आपका स्वागत है। धन्यवाद पद्मेश जी। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रोफेसर निर्मला जैन के प्रति जो मीरा जी के का वक्तव्य है, उनकी जो भावना है, उसको यहाँ प्रदर्शित कर रही हूँ। उन्होंने जो लिखा है वो इस प्रकार है।
70 के दशक तक डॉक्टर निर्मला जैन हिंदी शिक्षण और विमर्श का एक स्थापित नाम हो चुकी थी। उनका काम, उनकी योग्यता और अद्वितीय दृष्टि उन्हें सबसे अलग करती थी। उनकी कक्षा में मैंने पहली बार भेड़िया धसान शब्द सीखा था। वे अक्सर इस शब्द का प्रयोग हिंदी की शिक्षा और छात्रों की मानसिकता के लिए करती थी। ऐसे में स्वयं मैं एक भेड़ की तरह उनके पीछे चल निकलती थी। डॉक्टर जैन हमारी प्रेरणा स्रोत थी और हिंदी का हर नामचीन विद्वान या तो उनसे भयभीत रहता था या उनसे अमर प्रेम करता था। ऐसी स्थितियों में उनका जीवट अभिजात्य उन्हें बचाए रखता था। डॉक्टर जैन ने मेरी स्मृति में अपने तात्कालिक पुरुष प्रधान समाज में स्त्री होने का कभी लाभ नहीं लिया। वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों में एक हैं। मेरे स्मृति पुंज की धमनियों में आज भी उनकी कक्षा में बैठने का उत्साह, ऊर्जा और उस प्रेरक मानसिक तृप्ति का आनंद दौड़ता है। विशेष तौर पर उनसे धर्मवीर भारती का अंधा युग पढ़ते समझते हुए उनकी दी हुई समसामयिक साहित्य को बांचने की दृष्टि आज भी मेरा मार्गदर्शन करती है। She could not suffer fools. हम अक्सर डॉक्टर जैन को दांत चबाते तीखे तेवर में कठिन परिस्थितियों को संभालते देखते और आनंद लेते थे। कभी उनकी गाड़ी में लिफ्ट मिल जाती तो मन ही मन हम अपनी दिल्ली विश्वविद्यालय की लेक्चररशिप कंफर्म कर लेते। इतना प्रताप था डॉक्टर जैन का। उनकी छाप हम सभी शिष्य अपने साथ लिए चल रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार तिथि आपका कि आपने मीरा मिश्रा कौशिक जी का वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत किया। मीरा जी के प्रति भी आभार। आइए, इससे पहले कि मैं आज की अगली वक्ता अखिला जी को यहाँ पर, अखिला शर्मा जी को बुलाऊं, एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ऑडियो, जो अखिला जी के माध्यम से मिला है। और देखिए, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उसे यहाँ पे प्ले कर सकूं। अखिला शर्मा है और रेडियो मंजिल में आज मेरे साथ हैं हिंदी की प्रख्यात आलोचक और लेखिका डॉक्टर निर्मला जैन, जिन्होंने दशकों तक मुझ जैसे हिंदी छात्रों का हिंदी साहित्य में रुझान पैदा करने और उसे समझने में दिशा निर्देश किया है। तो डॉक्टर जैन, रेडियो मंजिल पर आपका स्वागत है। आपकी नज़र में हिंदी की ऐसी कौन सी, आधुनिक हिंदी साहित्य की बात कर रही हूँ, हिंदी की ऐसी कौन सी 5 पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ना हर हिंदी पाठक के लिए ज़रूरी है? देखो अचला, एक तो ये सवाल इसलिए मुश्किल है कि हिंदी में 5 से कहीं ज़्यादा पुस्तकें ऐसी हैं बेशक जिनको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर तुम ये कहो कि सिर्फ 5 या 6 या 8 या 10 किताबों तक उसको सीमित किया जाए, तो फिर ऐसे में ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ा चलना होगा शायद। उस दृष्टि से मैं शुरू करना चाहूँगी प्रसाद और प्रेमचंद से। प्रसाद की कामायनी, प्रेमचंद का गोदान, निराला की राम की शक्ति पूजा, और आगे बढ़ें तो कुछ लेखिकाओं का भी जिक्र करना चाहूँगी मैं। मसलन कृष्णा सोपती को पढ़े बगैर मुकम्मल तस्वीर आधुनिक हिंदी साहित्य की नहीं आती। उनकी कौन सी पुस्तक? सबसे उनकी मशहूर पुस्तक तो मित्रों मरजानी। उसके बाद उन्होंने एक और महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा, दिलो दानिश, जो मुझे बहुत पसंद है। मन्नू भंडारी का आपका बंटी कैसे छोड़िएगा। आपने प्रसाद जी की कामायनी को सबसे पहले कालक्रम की दृष्टि से। बिल्कुल, कालक्रम की दृष्टि से कामायनी आपको क्यों महत्वपूर्ण लगती है? देखिए, कामायनी का कैनवस बहुत बड़ा है। आदि मनुष्यता की शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ से शुरू होता है, लेकिन उसमें मनुष्य के संघर्ष करते हुए आनंद तक पहुँचने की यात्रा, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। आज भी कामायनी के बहुत अंश तो याद नहीं, लेकिन उसका पहला छंद और उसकी पहली पंक्तियां नहीं भूलती। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। कामायनी के बाद राम की शक्ति पूजा की बात करें? हाँ, जरूर कीजिए। निराला की राम की शक्ति पूजा, भले ही छोटी कविता हो, लेकिन वो महाकाव्यात्मक कविता है। मतलब उसमें जो महाकाव्य की खूबियाँ हो सकती हैं या होती हैं, मानी जाती हैं,
वो तमाम गुण उस छोटे कलेवर में बांध दिए गए। एक तो ये, दूसरे उसका छंद बड़ा महत्वपूर्ण है। एक नया छंद गढ़ा निराला ने राम की शक्ति पूजा कविता के लिए। उस छंद का उसकी अपनी एक लय है, वो 8-8 मात्राओं का छंद है, 8-8 मात्राओं की पंक्तियां हैं, और उसकी एक ऐसी लय है जिसमें पूरी कथा को जैसे उन्होंने बांध लिया है। थोड़े में बहुत कहने की कला, मन राम का पूरा संघर्ष उस कविता के माध्यम से, लंबी कविता के माध्यम से सामने आता है। तो जो बड़े बड़े काव्यों में, बड़े बड़े महाकाव्यों में लोग कहते हैं, वो एक छोटी कविता में निराला ने कह दिया। बहुत प्रभावशाली है वो कविता, पढ़ाने में भी बड़ा उसको रस आता था, और मैं बराबर देखती थी कठिन है थोड़ी, लेकिन कठिन होने के बावजूद विद्यार्थी बहुत रुचि लेकर के उसको पढ़ते थे। तीसरी पुस्तक आपने चुनी गोदान, प्रेमचंद का गोदान, और मुझे लगता है कि जो नए पाठक हैं हिंदी के, उन्होंने भले ही कामायनी या राम की शक्ति पूजा न पढ़ी हो, गोदान जरूर पढ़ी होगी। आपकी नज़र में गोदान क्यों महत्वपूर्ण है? मेरी नज़र में इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए, आज भी भारत का बहुसंख्यक समाज है, वो गांव में बसता है। गांव ठेठ गांव ना हो, थोड़ा सा उनमें विस्तार हो गया है, थोड़ा विकास हो गया, शहरीपन आ गया है, लेकिन फिर भी अगर पूरी जनता आप देखिए तो उसकी जनसंख्या अभी भी गांव में बसती है। इनके जीवन मूल्य क्या हैं, इन लोगों के किस लिए जीते हैं ये, क्या इनके संघर्ष हैं? तो धार्मिक आस्था सर्वोपरि है, भौतिक दृष्टि से क्या खाने को चाहे ना, खाने को चाहे हो या ना हो, लेकिन एक गऊ को का दान कर देना उसके जीवन की चरमाभिलाषा है। तो ये जो किसान जीवन की मानसिक बनावट है उसकी बात करता है, और हमको एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन समाज को देखने की नजर देता। गोदान के बाद डॉक्टर जैन आप कई दशक लांग गई, और सीधे आपने कृष्णा सूक्ति की पुस्तक मित्र मरजानी का जिक्र किया। देखिए, मित्र मरजानी तो मुझे इसीलिए महत्वपूर्ण लगता है कि फिर एक गांव की औरत, एक तो ये स्त्री केंद्रित उपन्यास है, कम उपन्यास से लिखे गए हैं जिसमें स्त्री केंद्रीय चरित्र हो, स्त्री के जीवन के चारों तरफ, और वो भी बहुत पहले लिखा, बहुत पहले। अब तो लिखे जा रहे हैं जी, लेकिन कृष्णा सूक्ति के ज़माने में, जिस ज़माने में उन्होंने मित्रो मरजानी लिखा, आरंभिक कृतियों में से है उनकी। और ये ख़ास बात है, आप देखिए कि इतना लिख चुके हैं उसके बाद कृष्णा सूक्ति, लेकिन अगर आज भी सवाल पूछा जाए कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, तो मेरा ख्याल है लोग मित्रो मरजानी ही कहेंगे। उसका कारण है वो कैरेक्टर, गाँव की वो महिला, ठेठ गाँव की वो महिला, किस तरह से उसको शक्ति का केंद्र बनाया उन्होंने, किस तरह से उसको रिबेल करने की, विद्रोह करने की, पारिवारिक जीवन में से बाहर एक साहसिक जीवन बिताने की। तो जिस वक्त ये उपन्यास लिखा गया था, बहुत चर्चा हुई थी इसकी, और बहुत, जिसको कहते हैं, इसने वाद विवाद भी पैदा किया था। स्त्री के कलम से स्त्री का ऐसा बेबाक चित्रण, और वो भी ग्रामीण परिवेश में, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और वो भी पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो अद्भुत चरित्र है। 4 हुई, 5वीं किताब कौन सी आप चुनेंगी? 5वीं किताब में एक किताब का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन अगर नाम लेना ही हो तो मन्नू भंडारी की आपका बंटी, बिल्कुल अलग हटके रचना है जी। बच्चे की समस्या, कैसे जो तलाकशुदा लोग हैं या अलग जो हो जाते हैं जोड़े। और ये याद रखिए कि मन्नू भंडारी ने किताब किस वक्त लिखी थी। आज अगर कोई लिखे तो शायद इतना चौंकाने वाली बात नहीं हो, लेकिन जिस ज़माने में मन्नू भंडारी ने किताब लिखी थी, एक तरह का तहलका सा मच गया था कि ये तलाकशुदा या अलग हुए लोगों के जीवन में बच्चा एक कितनी बड़ी समस्या होती है, और वो बच्चे के दृष्टिकोण से देखा गया। उपन्यास वो वयस्कों के दृष्टिकोण से नहीं देखा गया, वो बच्चों के दृष्टिकोण से देखा गया। तो जब ये उपन्यास आया तो बड़ा तहलका मचा था इस उपन्यास के आने से, इसलिए मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। अपने समय से आगे जा करके मन्नू ने देखा था इस समस्या को। कृष्णा जी बहुत महत्वपूर्ण लेखिका हैं, मन्नू जी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी 2 महत्वपूर्ण किताबों की चर्चा आपने की, लेकिन बीच के ऐसे बहुत से नए कहानीकार जिन्होंने महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे, उनका कहीं जिक्र नहीं आया, जैसे भीष्म जी का तमस, या राजेंद्र जी का सारा आकाश। अखिला जी, ये पूरा वीडियो आप चलाना चाहेंगी? जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऑडियो के बहाने निर्मला जी की आवाज इस कार्यक्रम में पहुंची, और ऐसा लगा कि जैसे निर्मला जी हमारे साथ शामिल हैं, और आशा है कि ये आज की रिकॉर्डिंग उन तक पहुंचेगी अवश्य।
और उन्हें देखकर प्रसन्नता होगी। तो आइए अब हम बुलाते हैं अचला शर्मा जी को। अचला शर्मा जी का नाम ही काफी है, उनके परिचय से भी बड़ा नाम है अचला शर्मा, और हम सब परिचित हैं। आइए अचला जी, स्वागत है आपका। रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये छोटी सी रिकॉर्डिंग बजाने के लिए। और ये बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लगभग 2-2.5 साल पहले मैंने उन्हें रिकॉर्ड किया था, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि वो रिकॉर्ड करने के लिए छोटा सा इंटरव्यू वो राजी हो गई। और यही नहीं, इसके अलावा मैंने अपने पॉडकास्ट के लिए, सिनेम के लिए उनसे एक और चीज रिकॉर्ड करवाई थी, और वो वीडियो में थी, और वो थी जमाने में हम के कुछ अंश। उनके लिए पूरा अपनी आवाज में पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी हमारे अनुरोध पे उन्होंने उसके कुछ अंश चुनकर रिकॉर्ड किए थे। तो आप लोगों को किसी को मौका मिले तो sining.com पर जमाने में हम के अंश मौजूद हैं, और निर्मला जी खुद मौजूद हैं, उसमें दिखाई दे रही हैं, पढ़ रही हैं। और मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात है, सम्मान की बात है कि मैं भी दिलीप की तरह, मीरा कौशिक की तरह डॉक्टर जैन की छात्रा रही हूँ, और मैंने बीए से लेके पीएचडी तक उनकी छत्र छाया में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की है, उच्च शिक्षा पूरी की है। बी ऑनर्स में लेडी श्री राम, और फिर एमए के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आ गई थी। वहाँ 1 साल नॉर्थ कैंपस में, और फिर उसके बाद में साउथ कैंपस बना था, तो हम लोग साउथ कैंपस में भी डॉक्टर जैन की क्लासेस में जाया करते थे। तो मेरा उनसे संपर्क 70 का पूरा दशक तो बीए से लेके पीएचडी तक उनके साथ रहा, उनके साय में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद भी उनसे जुड़ी रही हूँ। अब भी जब कभी भारत जाती हूँ, चाहे साल में एक बार, और शायद एक ही बार मिलना हो पाता है, कभी कभी एक से दूसरी बार भी मैं डॉक्टर जैन से मिलने जरूर जाती हूँ। और वो गुड़गांव में अब रहती हैं, जिस दिल्ली में वो पली बढ़ी, जिस दिल्ली में सारा जीवन उन्होंने बिताया, वहां से बहुत दूर जाके अब गुड़गांव में रहती हैं। लेकिन वहां भी वो किताबों के संपर्क में, लेखकों के संपर्क में, मित्रों के संपर्क में रहती हैं। और मैं जब भी जाती हूँ एक बात बहुत शिद्दत से कहती हैं कि मैं आज भी किताबें पढ़ती हूँ, आज भी मुझे प्रकाशक किताबें भेजते हैं, और मेरे कमरे में किताबें बिखरी रहती हैं। और ये बिल्कुल सच बात है कि आज भी वो किताबों से घिरी रहती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मैं एक लंबे अरसे तक उनकी छात्रा रही हूँ, और मुझे जहां तक मेरी याद पीछे जाती है, मुझे याद नहीं कि उनकी कभी कोई क्लास नीरस लगी हो। वो जिस शैली में, जिस अंदाज में, चाहे आधुनिक साहित्य हो, अंधा युग हो, या कोई भी पुस्तक हो, जो भी पढ़ाती थी, कविता हो या कथा साहित्य हो, वो उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। और सबसे अलग उनका व्यक्तित्व भी, जितने भी प्राध्यापक या प्राध्यापिकाएं उस जमाने में हमारे आसपास थी, हमें पढ़ाने वाले, उन सबसे जुदा उनका अंदाज था। और दिलीप ने एक उनके व्यक्तित्व की एक खूबी की तरफ इशारा किया था, उनकी स्पष्टवादिता। इसमें कोई शक नहीं कि उनके आसपास से जो भी गुजरा, प्राध्यापक, लेखक, छात्र, आलोचक, जो भी उनके संपर्क में आया, वो उनकी स्पष्टवादिता से पूरी तरह परिचित है। मैं अगर उनकी स्पष्टवादिता को कोई नाम देना चाहूं तो मैं कहूंगी वही उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गहना है। वो विदुषी हैं, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी भाषा, यहाँ तक कि उर्दू के प्रति भी लगाव रखती हैं। उन भाषाओं की तो विदुषी हैं ही, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी खूबी है, लेखिका होने के अलावा, प्राध्यापिका होने के अलावा, प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, उनकी स्पष्टवादिता है। और विवेक ने बहुत सही कहा कि जो बात उन्हें अच्छी नहीं लगती उसे वो अच्छा कह ही नहीं सकती, और इसलिए अपनी तारीफ करवाना उनसे बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे लिए उनकी कुछ हाल की किताबों को मुझे पढ़ने का भी मौका मिला, मेरा सौभाग्य था।
आप मुझसे अगर पूछें तो जिन किताबों की वजह से हमारे छात्र जीवन में वो प्रसिद्ध थी, उन किताबों को मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन जो पिछले कुछ दशकों में उन्होंने किताबें लिखी वो मैंने जरूर पढ़ी हैं। उसमें पद्मेश जी, आपने कुछ एक का जिक्र किया था, जैसे कैथरीन क्लेमेंट की किताब का अनुवाद एडवीना और नेहरू, और खुशवंत सिंह की किताब का उन्होंने अनुवाद किया था सच, प्यार और थोड़ी सी शरारत। ये दोनों किताबें उन्होंने मुझे भेंट की थी जब लंदन आई थी और मैंने पढ़ी ही। कथा समय में 3 हमसफर, मनु भंडारी, कृष्णा सूक्ति और उषा प्रियमदा पर उन्होंने किताब लिखी थी। और मुझे एक रोचक किस्सा याद आता है कि मैं भारत गई हुई थी, उन दिनों ये किताब आई थी। तो एक दिन मैं भी गुड़गांव में थी, तो मैंने उनसे पूछा, नहीं, उन्होंने मुझे किताब दी और उन्होंने कहा कि ये लेडीश्रम कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन है इस किताब पर, तुम किताब पढ़ लो और कुछ अगर बोलना चाहो। तो मैंने कहा जरूर मैं बोलूंगी। तो मैंने बड़ी मेहनत से कुछ लिखा, एक लेख लिखा और मैं ले गई, और वहां पे उन्होंने किसी और को भी, अपने पुराने छात्र को आमंत्रित किया था जो पढ़ाते थे कहीं। और उसके बाद में मैंने अपना लेख पढ़ा और बिल्कुल खामोशी छाई रही। लड़कियों में कोई आवाज भी नहीं हुई, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हुई। और उसके बाद में जो दूसरे वक्ता थे उन्होंने अपना लेख एक तरफ रखा और कुछ बातें कही। तो जब हम लौट रहे थे, हम दोनों एक ही उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी, तो लिफ्ट की बात से मीरा की बात याद आई, ज़ाय किस्मत। उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी और रास्ते में कुछ नहीं बोली, और लगातार उन्होंने दूसरे वक्ता की बहुत तारीफ की कि देखो कितना समझदार लड़का है, माहौल देखा और उसने पाया कि किस तरह की बात यहाँ करनी चाहिए। तो मैंने जैसे कहा कि उनसे आप झूठी तारीफ करवा ही नहीं सकते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैंने क्या पढ़ा और क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, कोई कमेंट नहीं। और इसी को मैंने बहुत बड़ी गनीमत समझा कि चलिए कोई बहुत बुरा काम कुछ नहीं हुआ। तो ये है डॉक्टर जैन, उनकी स्पष्टवादिता। और ये मेरे ख्याल में छात्रों के लिए भी और उनके सहकर्मियों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वो सच्ची बात कहती हैं, सच जो उनकी नजर में सच है। और जाहिर है सच हम हमेशा, हम सब अपनी नजर से ही देखते हैं। मैं उनकी एक किताब का खास तौर पे जिक्र करना चाहूंगी, ये बातें बहुत हो गई, और वो है दिल्ली शहर दर शहर। ये किताब 2009 में आई थी और मुझे याद है उस जमाने में भी जब मैंने पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और एक तो बहुत सरस, उनकी शैली इतनी सरस है उसमें। दिल्ली शहर दर शहर, और ये जितनी भी दिल्ली पे किताबें अब तक प्रकाशित हुई हैं, कुछ मैंने पढ़ी हैं, कुछ नहीं पढ़ी हैं, उन सबसे बहुत अलग किताब है। मैंने उस जमाने में एक इस पे छोटी सी समीक्षा लिखी थी, और मैं ज्यादा बातें न करके उसके कुछ अंश अगर समय हो तो पढ़ना चाहूंगी। पद्मेश जी, इजाजत है? जी हाँ, जी हाँ, 5 मिनट आपके पास। 5 मिनट है। ये मैंने इस किताब की खूबी यह है कि पढ़ते समय ये साफ जाहिर हो जाता है कि किताब खास दिल्ली के किसी बाशिंदे ने लिखी है, एक ऐसा शख्स जो शहर की रग रग से वाकिफ हो, जिसने अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ दिल्ली शहर के तमाम बदलते चेहरे भी देखे हों। आज दिल्ली में रहने वाले कितने प्रतिशत लोगों को याद होगा कि कनॉट प्लेस में कभी ऑस्टिन और मॉरिस जैसी गाड़ियों के अलावा तांगे और बग्घियां भी चलती थीं। टाउन हॉल के सामने जो घंटा घर था वो 1951 में किस तरह बहरा कर गिरा था, या कि वो पुरानी दिल्ली का सीताराम बाजार ही है जहां नेहरू जी की बारात आई थी। आने वाले वर्षों में किसे याद रहेगा कि दिल्ली की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में आजादी से पहले हिंदू मुसलमानों का सह अस्तित्व व्यावसायिक आपसदारी पर निर्भर था, या विभाजन के बाद दिल्ली में शरणार्थियों की आमद को क्यों एक तरह के सांस्कृतिक हमले की तरफ देखा गया था। लेकिन डॉक्टर जैन
इस तंगदिल बहस में ज्यादा नहीं पड़ी कि दिल्ली किसकी है। हालांकि वो ये स्वीकार करती हैं कि 1947 के बाद दिल्ली आए लोगों की वजह से दिल्ली वालों की शाइस्तगी, नून मेख वाली विलंबित लय, बोली बानी की नफासत, पहनने ओढ़ने की नखरे वाली रवायतें, तीज त्योहार वगैरह सब इस अंधड़ की चपेट में आ गए। पर साथ ही ये भी मानती हैं कि जो आए थे उनके लिए अस्तित्व का सवाल था। ऐसे में तथाकथित नैतिकता, मूल्य, सभ्यता, संस्कृति के मुलाहिजे हवा हो जाते हैं। इस नई आबादी के उत्साह और जीवट और कर्मठता के सामने पुराने निवासियों के पास हाय दिल्ली का राग अलापने के अलावा कोई चारा न था। तो ये किताब का एक छोटा सा अंश जो मैंने आपको सुनाया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की विभागीय राजनीति का भी इस पुस्तक में जिक्र किया है और आपातकाल के समय दिल्ली के साहित्यिक वर्ग में से कौन खामोश था और कौन मुखर था, इस पर भी काफी रोशनी डाली है। और एक दो छोटी हिस्से और पढ़ना चाहूंगी कि आजादी के बाद कुछ वर्षों बाद हिंदी भाषा की बदहाली के लिए वो हिंदी वालों को भी जिम्मेदार मानती हैं। उन्होंने लिखा है, समाज में हिंदी वाला पद अनायास एक बिंब का व्यंजक हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जो विचारों में प्रतिक्रियावादी और पिछड़ा हुआ, जानकारी में लगभग मूढ़, प्रायः हीन भावना से ग्रस्त और दब्बू, जिसे पढ़े लिखे वर्ग में अलग पहचाना जा सकता था। इसकी वजह यह थी कि आने वाले समय की चुनौतियों से बेखबर ये आत्मग्रस्त और आत्ममुक्त वर्ग तरक्की का रास्ता ज्ञान के राजमार्ग से नहीं, राजनीति के गलियारों से खोजने लगा। तो दिल्ली शहर दर शहर में कई दिल्लियों की कहानियां हैं। यही बात उसे दिल्ली के बारे में लिखी गई दूसरी किताबों से बहुत अलग करती है। उनकी आखिर में उनकी भाषा के बारे में दिविक ने एक बात कही थी। तो उनकी भाषा में पुरानी दिल्ली की बोली बानी की खुशबू है जो हिंदी उर्दू के सहज सहचर्य से ही पैदा होती है और साथ में लाती है एक विस्तृत शब्द संपदा। मैंने पिछले दिनों डॉक्टर जैन पर जिस विशेषांक का जिक्र विवेक रमेश ने भी किया, उसके लिए मैंने भी एक लेख लिखा था जमाने में हम के संदर्भ में, और उसमें मैंने आखिर में जिगर मुरादाबादी का शेर याद किया है कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तो डॉक्टर जैन के व्यक्तित्व पर ये शेर बिल्कुल सही बैठता है। उनके जीवन पर जैसा विवेक ने भी याद दिलाया, 31 अक्टूबर का उनका जन्मदिन है, तो मेरी तरफ से भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अचला जी। आपने न उनकी सिर्फ आवाज इस कार्यक्रम में शामिल करके इस कार्यक्रम को सुशोभित किया, बल्कि मुझे याद आता है कि जब लंदन का विश्व हिंदी सम्मेलन के संदर्भ में मैं अचला जी से मिला था, तो अचला जी ने पहली बात जो मुझसे कही वो यही कही थी कि निर्मला जैन जी को तुम अब इस कार्यक्रम में अवश्य बुलाओ। और मैं तो निर्मला जी क्या, मैं तो हिंदी का, हम जैसे लोग हिंदी के भी जो विद्यार्थी नहीं हैं उन्हें भी निर्मला जैन जी का सानिध्य प्राप्त हुआ अचला जी के माध्यम से। तो अचला जी बहुत बहुत आभार आपका। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच दुनिया भर से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। कुछ नाम मैं रेखांकित करना चाहूँगा। कनाडा से शैलजा सक्सेना जी हैं, रूस से लुडमिला जी हैं, भारत से राहुल देव जी, और मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ मधुरिमा कोहली जी का कि आज हमारे इस कार्यक्रम में वातायन के सम्मिलित हैं। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। आइए हम चलते हैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही रेखा सेठी जी। जब भी हमें वातायन को किसी श्रेष्ठ हिंदी साहित्यकार की बात करनी होती है या उनके साहित्य की बात करनी होती है, तो हम लोग सीधा रेखा सेठी जी के पास पहुंचते हैं, उनका द्वार खटखटाते हैं। और रेखा जी ने अब तक दर्जनों कार्यक्रम जो है वो वातायन के जो श्रेष्ठ हिंदी के लेखक और रचनाकारों पर आधारित हुए हैं उसमें हमारा पूरा सहयोग दिया है। आइए हम स्वागत करते हैं रेखा जी का। और रेखा जी आज अध्यक्ष हैं, आप शायद किसी एक दो लोगों से बात भी करना चाह रही हैं, उनको बुलाना भी चाह रही हैं, तो ये मंच आपका। रेखा जी स्वागत है। धन्यवाद पद्मेश जी। एक दिल्ली में जितना प्रदूषण हो रहा है, मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पाऊंगी,
लेकिन आज सौभाग्य की बात ये है कि जो बातें दिविक जी, अचला जी, मीरा जी के माध्यम से हुई, मैं स्वयं उन सब की साझीदार हूँ और बहुत सी चीजें मैंने देखी हैं। और मैं उसी पुरानी दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, उसी इलाके में जहाँ निर्मला जी का बचपन गुजरा। तो कई दशकों का अंतराल है हमारे जीवन के बीच। तो एक अलग तरह से उसे मैंने देखा, तो मेरे पास साझा करने को बहुत सारी बातें थी। लेकिन मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहती हूँ जिन्हें हम पूनम दीदी कहते हैं, पूनम कौल जी का, जो पूनम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो निर्मला जी की पुत्री हैं। तो अगर उन पर हम फोकस ला सकें। नमस्कार पूनम दीदी। नमस्कार जी। मैं आपसे माँ के बारे में क्या कहूँ, साहित्यकार के रूप में और एज अ प्रोफेशनल तो आप सब लोगों ने इतना कुछ उनके बारे में कह दिया। मैं चाहूंगी कि मैं माँ के बारे में एक परिवार की जिसे कहते हैं ना जड़, उनको मान के उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। हमारा जैन परिवार जो है उसका टोटल क्रेडिट ऑफ अचीवमेंट्स मेरी माँ को जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगी कि उनको मैंने ऐसे रूप में भी देखा है जब धरती पर पटरे पे बैठ के अंगीठी में कोयले सुलगा के उन्होंने रोटियां बेल के बनाई हैं। और जो पहले जमाने में डंडे से पीट पीट के कपड़े धोए जाते थे, पापा के सफेद कुर्ते पजामे भी उन्होंने इस ढंग से धोए हैं। और उसके बाद मेरी माँ ने जब बाहर निकल के अपने को एज पढ़ाई लिखाई करके आपके यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने क्रेडिट्स अचीव किए हैं, दे आर अमेजिंग। और पापा जो थे हमारे बहुत ही सीधे से इंसान थे, और माँ के डायनेमिज्म को देख के उन्होंने अपने को टोटली सरेंडर कर रखा था कि निम्मो सारी प्रॉब्लम्स तुम हैंडल करोगी। हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हम लोगों के विवाह, कुछ समस्याएं जो परिवार में खड़ी हुई, मेरी माँ ने एक टांग पे खड़े होके सबको सुलझाया और हम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया। आज हम सारे भाई बहन अपने अपने परिवार में सुखी हैं और अच्छे वेल सेटल्ड हैं। पर मैं देखती हूँ कि माँ जो है अब धीरे धीरे, अब उनका 31 को जन्मदिन है, पर अब मेरी माँ धीरे 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 मैं देख रही हूँ अभी भी किताबों के बीच में बैठी रहती हैं, लेकिन उनकी मेमोरी का थोड़ा सा ये हाल हो गया है कि जो पुरानी चीजें हैं वो उनको सही याद रहती हैं। हर समय मुझे कहती हैं, बेटा मुझे एक बात का दुख है, मेरे जो अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे एक एक करके सब चले गए और उनका एक ही राग है, अल्लाह मियाँ अब मुझे भी। वो जैसे ही इतना कहती हैं तो मैं उनसे कहती हूँ, माँ कहाँ चलना है मुझे बताओ, मैं आपके साथ चलती हूँ। तो फटाक से मुझे कहेंगी, तेरे मुंह में खाक। मतलब वो समझ जाती हैं कि बेटी का मतलब क्या है, कि आप बच्चों से ऐसी बातें मत कीजिए। तो मेरी माँ का जीवन तो मैं सही बताऊं, इट हैज बीन अ वेरी वेरी एडवेंचरस, जिसे कहते हैं बहुत एडवेंचरस लाइफ रही है। एंड शी इज एन अचीवर, शी इज रियली एन अचीवर। बहुत मेरी माँ ने अचीव किया है, हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और उनके जितने संबंधी हैं उनको मैंने उनके ऊपर प्यार न्यौछावर करते हुए देखा है। और मैं सही बताऊं, उनके जितने फ्रेंड्स थे, यादव जी, मन्नू जी, अजीत जी और नामवर सिंह जी, बहुत ऐसी लंबी गिनती है, उन सबको हम लोग भी बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वो सब मम्मी के आसपास मम्मी को घेरे हुए रखते थे। और हम लोगों ने मम्मी के साथ बहुत सारी हॉलीडेज भी की हैं, जिनमें उनके कोई ना कोई फ्रेंड्स भी होते थे। मतलब हम लोगों की लाइफ को मम्मी ने ऐसे लीड किया जैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी में काफी मतलब लीड किया। आई वुड से शी हैज लेड।
इवन इन LSR व्हेन शी वाज देयर, मम्मी ने उनके कल्चरल फील्ड में भी बहुत धमाका मचाया हुआ था। आपको एक बात बताऊं, मेरी माँ जब बहुत छोटी थी ना, शी वाज वन ऑफ द बेस्ट कथक डांसर्स। आई डोंट थिंक मेनी पीपल नो दिस अबाउट हर। मम्मी क्या कथक नाचती थी। ऐसी कौन सी चीज है जो उन्होंने नहीं की। स्वेटर्स बुन बुन के सबको देती थी। मतलब शी इज अ शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आर्ट्स एंड एन अचीवर इन ऑल आर्ट्स। मैं अभी भी मम्मी के पास जाती हूँ ना, तो मेरा बस यही मन करता है कि माँ तू जीवित रहे, तू जीवित रहे। जब तक तुम चलोगी हम सब चलेंगे। मेरा यही अंदर से इच्छा है कि मेरी माँ जितनी चल सकती है उतनी चले। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं जीवन को उनके बगैर सोच ही नहीं सकती। हमारी भी यही कामना है कि मैं शतायु हूँ। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि हम लोग का जीवन माँ के बगैर होगा। हम सोचते हैं कि माँ है ना, उससे हम सब चल रहे हैं। सही और एक ये भी बड़ी बात है कि उनका सभी पीढ़ियों से बहुत गहरा संबंध है। मैंने तो उनके घर में देखा है बहुत, कि आप लोगों के बच्चों से और बच्चों के बच्चों से भी कितना लगाव उनका। बच्चों के बच्चों से भी अभी तक मेरी बेटी की छोटी सी 11 महीने की बिटिया जब उनके पास जाती है, मम्मी के शरीर में इतना दम नहीं रहा, उसको भी अपनी गोद में बिठा के और बहुत प्यार करती हैं। तब मुझे लगता है कि इसका नसीब भी अच्छा है जो पड़ नानी का हाथ इसके सिर पे गुजरा है। बहुत मम्मी ने हम लोगों के लिए किया, और मैं यही चाहती हूँ आप सब लोग मेरी माँ के स्वस्थ जीवन की कामना करें। जी जी दीदी, थैंक यू, धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला, मैं लगातार सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने इतनी मम्मी की प्रशंसा की। शी डिजर्व्स इट, शी रियली डिजर्व्स इट। जी जी धन्यवाद। और प्रयास कीजिएगा पूनम जी की इसकी रिकॉर्डिंग उन तक पहुंचे। मैं पहुंचा दूंगी। जरूर पहुंचाइए। मैं पहुंचा दूंगी। वैसे मेरी माँ जानती है मेरी फीलिंग्स। वैसे मेरी माँ मेरी फीलिंग्स उनके लिए जानती हैं। जी जी, वो सही समझती हैं। हाँ, आज सुबह मेरी नूतन भाभी से भी बात हुई थी, और उन्होंने भी मतलब वो भी उनके साथ बहुत जुड़ी रही हैं। मेरे बच्चों को भी उनका बहुत स्नेह मिला है। और मेरी भाभी और भाई उनको इतना लुक आफ्टर करते हैं ना। मैं यहाँ अपने घर में बैठ के निश्चिंत हूँ कि मेरी माँ को पूरी तरह से उनकी देखभाल हो रही है। बहुत उनको प्यार मिलता है। उन्होंने जो बीज बोए है ना, उसका वो अब लिटरली शी इज रीपिंग द सीड्स। आई एम वेरी हैप्पी। बस मैं यही चाहती हूँ जितनी मेरी माँ जिए, स्वस्थ जीवन जिए। और उनका उनका एक ही वो है कि बेटा मैं मोहताज नहीं होना चाहती, क्योंकि मेरी माँ ने जिंदगी भर शी हैज रूल्ड, वो कभी किसी के मोहताज नहीं हुई। और हम सब भी यही चाहते हैं परिवार में कि मम्मी किसी के मोहताज ना हो। वैसे मैं उनको एश्योरेंस देती हूँ कि मम्मी आप मोहताज नहीं होगे, ये हमारी प्रिविलेज होगी। आपने हमेशा हमारे को देखा है, हमारे को लुक आफ्टर किया है जी, और ये हमारी प्रिविलेज होगी कि ईश्वर हमें मौका दे कि हम आपकी सेवा कर सकें। जी जी, धन्यवाद। इससे ज्यादा नहीं बोल सकूंगी, बहुत इमोशनल हो रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात। मतलब मैं चाहती थी कि एक आप भी वो पक्ष ले आते। बस मैं अपनी तरफ से एक दो बातें और जोड़ना चाहती हूँ। हम सब कह रहे हैं कि वो हिंदी की पहली मतलब महिला आलोचक की बात, लेकिन आलोचना की दुनिया में जो सबसे पहली उनकी किताब है जिससे उन्हें इतनी प्रतिष्ठा मिली, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली डीलिट है। डीलिट है, बिल्कुल। किसी भी सब्जेक्ट में जो पहली डीलिट प्रदान की वो प्रोफेसर निर्मला जैन को मिली। वो मिली उनकी रिसर्च पर रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। मैं सोचती हूँ आज भी शायद हम अगर साहित्य और आलोचना की दुनिया में देखें तो ये एक बहुत बड़ी कसौटी है कि कोई भारतीय चिंतन परंपरा से रस सिद्धांत को उठाए और पश्चिम की चिंतन परंपरा से एस्थेटिक्स की बात करे। तो जो भी साहित्य की पहचान है वो इन दोनों के बीच ही हो सकती है।
एक दूसरा पॉइंट जो मैं रेखांकित करना चाहूंगी, जो उनके काम करने की गति है वो बहुत बड़ी है। जैसे जो खुशवंत सिंह की जीवनी की जो आत्मकथा की बात की, 300 पृष्ठ की वह आत्मकथा उन्होंने 30 दिन में अनुदित की और उन्होंने कहा कि टारगेट बना के 10 पृष्ठ रोज। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपने लिखने की शैली खुद बनानी चाहिए। तीसरी बात कि जब आपका थॉट प्रोसेस ना टूट जाए, इसलिए बहुत जल्दी जब आप लिखना शुरू करें तो आप एक निबंध को 3 दिन में मैक्सिमम लिख लें। तो ऐसी और बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी शायद इतना कहने की क्षमता नहीं हो रही है। और आप सबकी बातें सुनकर मैं मानती हूँ कि उस सब में मेरी बात जुड़ी हुई है। मैं मन से उन्हें नमन करती हूँ और उनके शतायु होने की कामना करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत संपादन के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण काम है उनका। संपादन के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ये बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, अचला जी, रेखा जी, मीरा जी, तिथि, आप सबका कि आप सबने समय दिया आज के इस कार्यक्रम को और एक श्रेष्ठ कार्यक्रम हम वातायन की ओर से यहाँ पर प्रस्तुत कर सके। अब मैं औपचारिक आभार के लिए निमंत्रित करता हूँ मनोज मोक्षेंद्र जी को, जो वातायन के बहुत एक सक्रिय सदस्य हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। हार्दिक धन्यवाद पद्मेश जी। इतने सुंदर और जीवंत मन संचालन के लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने कार्यक्रम के आरंभ में ही जितनी सिद्धहस्तता से प्रख्यात आलोचक, संपादक और लेखक निर्मला जैन का परिचय दिया, वह गागर में सागर भरने जैसा था। आपकी प्रस्तुति हमेशा ही अद्वितीय होती है। इस मंच पर निर्मला जैन जी के बारे में बातचीत करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो दिव्या माथुर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी शख्सियत से हमें रूबरू कराया है। पहले भी उन्होंने साहित्य, संस्कृत, कला, संगीत, लोक कला की जानी मानी हस्तियों से हमारा साक्षात्कार कराया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी निर्मला जैन जी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनका नमन करता हूं तथा उनकी अस्तुत्य साहित्यिक सेवा को प्रणाम करता हूं। मेरी कामना है कि उनकी लेखनी इसी तरह आबाद चलती रहे, जिससे हमारा हिंदी साहित्य समृद्ध होता रहे। हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं ने जितनी चिंतनशीलता और गंभीरता से निर्मला जी के व्यक्तित्व और उनके साहित्यिक अवदान के बारे में चर्चा की, उससे मैं समझता हूं कि छात्रों, शोधार्थियों और प्रोफेसरों को निर्मला जी को विभिन्न कोणों से जानने और समझने का सुअवसर मिलेगा। डॉक्टर देविक रमेश, डॉक्टर अचला शर्मा को मैं हे तल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मीरा मिश्रा कौशिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने वो यहाँ पर आज उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन उनके उद्गार को तिथि दानी के मुख से सुना, जो बड़ा अच्छा लगा। अचला शर्मा जी द्वारा प्रोफेसर निर्मला के लिए गए साक्षात्कार को यहाँ वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए वो विशेष धन्यवाद की पात्र हैं। सभी विद्वज्जनों ने निर्मला जी के बारे में हमारी जानकारी में उल्लेखनीय इजाफा किया है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर निर्मला जी की पुत्री पूनम कौल ने जिस ढंग से उनके पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा की, उसके लिए वातायन मंच उनके प्रति आभारी है। निसंदेह जब भी ये आदरणीय शख्सियत मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, हमारे श्रोता और दर्शकगण पूरे कार्यक्रम को बड़ी ध्यानमग्नता से सुनते हैं, देखते हैं। मैं इस खास संगोष्ठी की अध्यक्ष प्रोफेसर रेखा सेठी को मंच पर उपस्थित होने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं। बहुत समय बाद वो हमसे रूबरू हुई हैं। उनका वक्तव्य हमेशा की तरह सारगर्भित रहा है। मैं पूरे वातायन मंच की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं। कार्यक्रम के अंत में अपने प्रबुद्ध वक्ता, श्रोता, दर्शकों के प्रति
आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उनकी उपस्थिति से ही वातायन मंच की गुणवत्ता और लोकप्रियता का अंदाजा मिलता है। क्योंकि आज एक विशिष्ट व्यक्तित्व को इस मंच पर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए आज अनेक विशिष्ट श्रोता भी उपस्थित रहे हैं जो जूम और यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े रहे। कुछ श्रोताओं के नाम मैं ले रहा हूं। इतने सुंदर आभार के लिए डॉक्टर मनोज बख्शेंद्र जी का भी कुछ मैं नाम ले रहा हूं। अर्पणा संत सिंह, अरुणा गुप्ता, आशीष रंजन, डॉक्टर जयशंकर यादव, गोवर्धन यादव, ममता पंत, तिथि रानी, राहुल देव, मधुरिमा कोहली आदि, मलाया रंजन आदि अनेक ऐसे नाम हैं जो हमारे मन से जुड़े रहते हैं। आज एक विशेष दिन है क्योंकि राहुल देव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, धन्यवाद। अच्छा, चलते चलते मैं अगले कार्यक्रम के बारे में बताता चलूं कि दिनांक 5 नवंबर से 10 नवंबर तक वातायन का रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका शीर्षक है वातायन रंग, वातायन यूके फेस्टिवल। इसमें 1 से लेकर 11 तक सत्र होंगे, अनेक सत्र होंगे। इस भव्य फेस्टिवल को दिव्या जी ने बड़े मनोयोग से सज्जित किया है। आपसे अनुरोध है कि इस पूरे सत्र में होने वाले कार्यक्रमों का लुत्फ उठाने के लिए आए, अधिकाधिक संख्या में उपस्थित रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मनोज जी, आपके धन्यवाद में मैं कुछ नाम और भी जोड़ दूं जो यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ उषा जी हैं, विनीता सहाय जी हैं, किरण, मुझे नहीं पता चल पाता है जी, विवेक गौतम जी हैं, सुषमा देवी जी हैं और मीरा मिश्रा कौशिक जी भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जूम पर नहीं आ पाई हैं। आप सबके प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना मैं देता चलूं कि कोविड काल के बाद एक पहला आयोजन हो रहा है फेस टू फेस वातायन का। 6 नवंबर को वातायन और कलम, प्रभा खैतान फाउंडेशन के साथ कलम सीरीज, जिसमें लंदन में गगन गिल जी आ रही हैं और यह कार्यक्रम ताज सेंट जेम्स कोर्ट के क्विलिन रेस्टोरेंट में होगा। तो जो लोग भी लंदन में हैं उन सबका उसमें स्वागत है। वो दोपहर 3 बजे से होगा लंदन में। और कोई और सूचना हो उस कार्यक्रम के विषय में तो दिव्या जी से ली जा सकती है। बहुत